हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। देखो, इस समय जबकि बहुत ही मुश्किल भरा समय है और हम लोग सुनियोजित तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा इन वीडियोस को डालने का उद्देश्य यही है कि आप लोग थोड़ा अपना अभ्यास इनको देखकर इनके साथ करते रहो। तो वर्ण विचार वन में हमने पढ़ा वर्ण के बारे में और वर्ण के भेद। उसमें हमने स्वर पढ़ लिए थे। अब हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, साथ में र का प्रयोग, ठीक है, और वर्ण विच्छेद। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन से। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक। पहली लाइन क ख ग घ अंगा कहलाता है क वर्ग। च छ ज झ य च वर्ग कहलाता है। ट ठ ड ढ ण ट वर्ग कहलाता है। त थ द ध न त वर्ग कहलाता है। और प फ ब भ म प वर्ग कहलाता है। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा। च वर्ग मतलब च छ ज झ य। इस प्रकार से इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन के बाद हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4 और ये होते हैं य र ल व। य र ल व अंतस्थ कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। श श स ह ऊष्म कहलाते हैं। श श स ह इनका नाम इनके उच्चारण के आधार पर ही रखा गया है, जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। वर्णमाला में आखिरी पंक्ति होती है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे क्ष, क और श को मिलाकर बना छ, मतलब क और श मिलकर बना क्ष। त्र, त और र मिलकर बना त्र। तो वर्णमाला में आखिरी पंक्ति में जो व्यंजन दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, अर्थात 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक बनाते हैं। जैसे क्ष, कक्षा, रक्षा, क्षमा, जो मिलकर बनता है क और षटकोण वाला श प्लस आ से आपको पता है कि उसको एक अ की ध्वनि जो निकलती है, इसीलिए ये आ है। त्र, त प्लस र प्लस अ, त्रिभुज, त्रिकोण, पत्र, ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ, संज्ञा आदि। ज और या मिलकर बनता है ज्ञ। श्र, श और र मिलकर बनता है श्र, श्रवण, श्री, श्रम। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें एक समान वर्ण, एक आधा होता है और एक पूरा होता है, ठीक है। तो जैसे बच्चा, आधा च और पूरा च, बच्चा, धक्का, मिट्टी, बिल्ली, पत्ता। क्या पहचान है द्वित्व व्यंजन की? कि इसमें एक समान वर्ण होते हैं, एक जैसे वर्ण होते हैं, एक आधा होता है और एक पूरा होता है। अब संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में 2 संयुक्त होते हैं व्यंजन, 2 मिले हुए व्यंजन होते हैं, जिसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है, पर एक समान नहीं होते। क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे प्यारा, प और य, प आधा और य पूरा। त्याग, त आधा य पूरा। क्यारी, क आधा और य पूरा। तुम्हारा, त पूरा, म आधा और ह, म ह के साथ लगा है, म आधा और ह पूरा। न्याय, न आधा य पूरा। अन्य, न आधा और य पूरा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। अब री का प्रयोग। री का प्रयोग या तो पूरा री के रूप में होता है, जैसे ऋषि, या फिर वो जब पैरों में लगकर होता है तो वो एक सी के रूप में दिखाई देता है। जैसे वृक्ष, वृथा, कृति, कृपा। ये क्या है? इनमें पैरों में री लगा हुआ है। अगर हम वृक्ष का वर्ण विच्छेद करें तो व प्लस री प्लस क प्लस श प्लस अ।
तो व के आगे हमने अ नहीं लगाया क्योंकि व के नीचे पैरों में री लगा हुआ है और व स्वर रहित है। र का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन में इसी प्रकार से जैसे री का प्रयोग हुआ है उसी प्रकार से र का प्रयोग भी होता है किसी भी स्वर रहित व्यंजन में, तो तब वो पैरों में लगता है। तो जब र पैरों में लगता है तब उसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे व्रत, व के पैरों में र लगा है, व आधा र पूरा। देखने में क्या लग रहा है, र पूरा है और व आधा है, जबकि देखने में क्या लग रहा है कि व आधा है और र पूरा है। देखने में क्या लग रहा है कि व पूरा लग रहा है और र आधा लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर व आधा है और र जो पैरों में लगा है वो पूरा है। तो व्रत, क्रम, श्रम, ग्रह, स्रोत, इनमें पैरों में रा लगा है जो कि पूरा है। इसी प्रकार से जब बिना पाई वाले जो भी वर्ण होते हैं वर्णमाला में, उनमें पैरों में जैसे यहाँ पर ट्रक और ड्रम दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से लगते हैं, रा पैरों में लगाया जाता है। अब जब रा स्वर रहित होता है तो क्या कहलाता है, यहाँ पर व पूरा दिखाई दे रहा है पर व आधा है और रा पूरा है, इसलिए जब हम इसे उच्चारण करेंगे तो इसको हम बोलेंगे व्रत। र पूरा व आधा, क्रम का आधा है और र पूरा है, जबकि देखने में ऐसा नहीं लगता है। पर और इसी प्रकार से ट्रक और ड्रम जो पाई रहित व्यंजन है, इनमें रा का प्रयोग इस प्रकार से होता है जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्वर रहित र पर। जब र स्वर रहित होता है तब क्या कहलाता है, वो रेफ कहलाता है और अगले वर्ण के ऊपर लगता है। तो इसके उदाहरण है कर्म, धर्म, शर्म, पर्व। जब पैरों में लगता है तब पूरा होता है रा, पर जब ऊपर लगता है तो रा स्वर रहित अर्थात आधा होता है। कर्म, कर्म में र आधा है और म पूरा है, रा ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया र के प्रयोग। अब वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और साफ हो जाएगा। कर्म और क्रम में अंतर देखिए। कर्म क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, चूंकि र ऊपर लगा इसलिए र के आगे अ नहीं आया, पर क यहाँ पर पूरा है इसलिए अ आया है क के साथ। पर क्रम, क्रम में क के सामने अ नहीं आएगा क्योंकि क आधा है और र पूरा है इसलिए र के बाद अ आएगा। तो क्या बन गया, क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। श्रद्धा, इसमें भी देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जब पैरों में लगा होता है तो वो वर्ण पूरा होता है, पर यहाँ पर श्रद्धा देखने में ऐसा नहीं लगता, लगता है कि द पूरा है और ध आधा है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो श प्लस र प्लस अ, श्र बन गया और धा, द के आगे अ नहीं आएगा क्योंकि द के पैरों में ध लगा है इसलिए द आधा है और ध पूरा है। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ श प्लस र प्लस अ प्लस द प्लस धा प्लस आ। सुरक्षा, स प्लस उ प्लस र प्लस क प्लस श प्लस आ। ये तो सीधा सा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं वर्ण संयोग पर। वर्ण विच्छेद हमने कर लिए, इसी से लगभग उल्टा होता है वर्ण संयोग, जबकि आपको वर्ण विच्छेद दिए होते हैं और हमें उनसे एक शब्द बनाना होता है। यहाँ पर दिया हुआ ज प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ, अर्थात क्या शब्द बन गया, ज्ञान। स प्लस उ अनुस्वार प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ बन गया शब्द सुंदर। आपने देखा कि जब जो अनुस्वार लगता है या अनुनासिक लगता है तो जो भी स्वर आता है वर्ण के साथ हम उसके ऊपर ही लगा देते हैं, उसके लिए अलग से कोई स्वर नहीं लगाते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उ आया था तो हमने उसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया। पृथ्वी, प प्लस री प्लस थ प्लस अ प्लस व प्लस ई, आपको अगर दिया हुआ है तो ये मिलाकर बन गया शब्द पृथ्वी। इसी प्रकार से भ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ मिलके बन गया भ्रम। तो आप लोगों को इसका अभ्यास करना होगा।
ठीक है, अब आगे देखते हैं जल्दी से मानक वर्तनी। आजकल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, लिखते समय हम मानक वर्तनी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिंदी में जो विद्वान हैं वो धीरे धीरे हिंदी को और स्पष्ट और सरल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जहां पर श्रद्धा शब्द आपने देखा और हमें वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि द पूरा है या ध पूरा है, पर अगर हम मानक वर्तनी की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत साफ हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनके आगे पाई नहीं होती, उनको जब भी हम किसी शब्द में लगाते हैं तो उनके नीचे क्या करते हैं हम, क्योंकि अगर पाई नहीं है उनमें और उसको हमें स्वर रहित लिखना है, आधा लिखना है, तो हम उसमें हलंत लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक शब्द है गड्ढा, अगर हम इसे पुस्तक में देखेंगे तो ड के नीचे ढा लगा होता है, पर मानक वर्तनी में हम ड में हलंत लगाते हैं और ढा पूरा, तो हम इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। गड्ढा, ढा में अ नहीं है, ये स्वर रहित है और ये इसलिए आधा है, तो इसी तरह से हम इसका उच्चारण भी करेंगे। इसी प्रकार से मिट्टी में ट क्या है, आधा है, स्वर रहित है, तो हम कैसे बोलेंगे, इसे हलंत लगाकर लिखेंगे, मिट्टी। इसी प्रकार से चिट्ठी, द्वार। ठीक है, तो यहाँ पर द, ट, ठ, ड, ढ ये पाई रहित व्यंजन है, जिनको हम शब्दों में क्या करते हैं, अगर ये स्वर रहित होते हैं, अगर आधे होते हैं, तो इनके नीचे हम हलंत लगाकर ही इनको दिखाते हैं। तो आप लोगों को बच्चों ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे बार बार देखकर इसका अभ्यास कर सकते हो। तो इसी प्रकार से वर्ण जो विचार है इसमें अशुद्ध और शुद्ध का भी बहुत महत्व है। अशुद्ध और शुद्ध भी हमारे लिए बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि हम गलतियां इस तरह से भी बहुत करते हैं। जैसे अतिथि होता है, तिथि में क्या होता है, त में भी छोटी की मात्रा होती है और था में भी छोटी की मात्रा होती है। आशीर्वाद, आशीर्वाद को अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो कैसा होगा, आशीर्वाद, तो र क्या निकल रहा है, आधा, तो इसलिए वो अगले वर्ण पर जाएगा। तो आ, शा में बड़ी की मात्रा, वा के ऊपर रा और दा। ठीक है, आशीर्वाद। नीति, ना में बड़ी की मात्रा और ता में छोटी की मात्रा। इसी प्रकार से कवियत्री बहुत गलत लिखते हैं बच्चे, तो इसका भी आप अभ्यास कीजिए। कवियत्री, परीक्षा, बीमारी, ये शब्द बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, तो इनकी बार बार सही तरीके से लिखने का इनको अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो और आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ठीक है, चलिए आज का हम अपना पाठ यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो भी कुछ आपको अगर कोई भी संदेह है, कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और पूछिए, और मैं आपको वो अच्छे से समझा पाऊंगी। चलिए, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।